बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे देश और पूरे विश्व की एक अत्यंत मजबूत कड़ी है हमारे किसान भाई बहन, जो हमें अन्न मुहैया कराते हैं। तो सोचिए किसानों के हम पर कितने एहसान हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए उनकी हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य में चलाई जा रही है जल निधि योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण प्रभाग द्वारा राज्य के कृषकों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मानसून पर किसानों की निर्भरता कम कर बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था की जानी है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशुओं की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ के लगाने के योग होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रालीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने में काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सुकर पालन करते हैं। सुकर पालन कम समय कम कीमत पर बहुत अधिक आय देने वाला व्यवसाय बन चुका है। तो सुकरों में बहुत तरह की बीमारियां और रोग भी होते हैं जिससे उनका बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे सुकरों में होने वाले प्रोटोजोआ रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। सुकर उत्पादकों को सफल होने के लिए अपने पशुओं को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए झुंड में होने वाली बीमारियों के बारे में जानना आवश्यक है। अन्य जानवरों की तरह सुकरों में भी जीवाणु जनित संक्रामक रोग और विषाणु जनित संक्रामक रोगों के अलावे प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोगों के होने का खतरा रहता है। आज हम आप पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटनरी कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सुकरों में प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है और उससे बचाव किस तरीके से किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम प्रोटोजोआ रोग की बात करते हैं जी, तो सबसे पहले प्रोटोजोआ रोग होता क्या है? प्रोटोजोआ एक तरह से कह सकते हैं अंतःपरजीवी, और ये बहुत तरह से हमारे पशुओं को नुकसान करता है। प्रोटोजोआ आप देखेंगे सारे पशुओं में प्रोटोजोआ रोग देखने को मिलता है, चाहे मुर्गी हो या बत्तख हो या फिर जो है गाय हो या बकरियां हो, और सुकरों में खास करके भी प्रोटोजोआ देखने को मिलता है, जिससे सुकरों में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि बढ़ने की क्षमता में कमी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसकी रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ रोग है वो दिखता नहीं है, बाहर से दिखता नहीं है, पेट में अंदर में है वो।
तो वो अंदर के सिस्टम में खास करके जो आंत जो कह सकते हैं, आंत में काफ़ी तरह से नुकसान पहुंचाता है और जिससे हमारे जो शुगर हैं उसको काफ़ी जो नुकसान होता है, बढ़ने की क्षमता में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है और किसानों को इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके तहत मुख्यतः 4 रोग आते हैं। पहला बीमारी है सर्रा। यह एक संक्रामक बीमारी है जिसमें रुक रुक कर ज्वर आना, रक्त अल्पता, शरीर के आश्रित भागों में सूजन, आँखों और नाकों से श्राव और अंत में बेचैनी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यह बीमारी टबेनस स्टोमोक्सिस जैसी मक्खियों के काटने से फैलती है। इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें आइसोस्पोरा, बेलेंटोइडियम कोलाई, ये सब जो प्रोटोजोआ है, जियार्डिया, ये सब प्रोटोजोआ देखने को मिलता है और ये नंगी आंखों से नहीं पता चलेगा। ये जब हम उसका फीकल जांच करेंगे, स्टूल का टेस्ट कराएंगे, तभी उसमें पता चलेगा। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि प्रोटोजोआ नॉर्मली भी उसके आंत में मौजूद होता है, लेकिन उसकी संख्या यदि कम होती है तो हमारे जो पशु हैं उसको नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन इसकी अधिकता, प्रोटोजोआ रोग की अधिकता जब होती है तब उसको नुकसान होता है और ये प्रोटोजोआ रोग फैलता भी है एक पशु से दूसरे पशु में, जैसे पानी के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा, खाने के द्वारा। इसमें अगर साफ़ सफाई हमारे किसान भाई नहीं रखते हैं तो इसमें जो प्रोटोजोआ रोग है, खास करके बी कोलाई, इससे जो ब्लेंटिडियम कोलाई जो कहते हैं, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है और सबसे ज़्यादा नुकसान ये छोटे बच्चों को करता है। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसकी रोकथाम के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल साफ़ सफाई और आवास को सूखा रखें और समय समय पर जो है स्टूल जो है उसका जांच कराएं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें प्रोटोजोआ रोग, जिसको कॉक्सीडिया भी कहते हैं, कॉक्सीडिया भी प्रोटोजोआ से होता है। और जो कॉक्सीडिया होता है उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि सूकर पालन जो हम लोग, हमारे किसान भाई सूकर पालन करते हैं, इसके सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो होता है वो उसके बच्चे से होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं सूकर एक साल में 2 बार बच्चे देती है, एक बार में 8 से 12 बच्चे देती है, लेकिन उस बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग सही ढंग से देखभाल नहीं करने के कारण जो लगभग 25%, 30% या 50% तक मृत्यु हो जाती है। और उसमें एक बड़ा कारण है कि प्रोटोजोआ जो कॉक्सीडिया होता है, इसके कारण जो है उसकी जो बच्चे होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो प्रोटोजोआ, जो कॉक्सीडिया हम कहते हैं, जो प्रोटोजोआ है, इसमें देखा जाता है कि ये किस तरह से नुकसान, जैसे आपने बताया कि कैसे उसको हम लोग पहचान करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा जो पहचान का कारण है प्रोटोजोआ की अधिकता यदि होगी। प्रोटोजोआ से हमारे जो छोटे बच्चे हैं, पिगलेट्स हैं, वो अगर इन्फेक्टेड होंगे तो दस्त होने की संभावना उसमें अधिक हो जाती है, डायरिया होता है। इसमें सतहीय लसिका पर्वों के आकार में वृद्धि, उच्च ज्वर, रक्ताल्पता, पीलिया और कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यह बीमारी प्रोटोजोआ परजीवी की एक प्रकार के द्वारा होती है। यह बीमारी सामान्यतः गर्मियों और बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। डायरिया 2 तरह से 3 तरह से भी हम देखते हैं कि होता है। पहला हो गया कि बैक्टीरियल डायरिया भी होता है, दूसरा हो गया कि खान पान में जो ठीक से नहीं है उसके कारण भी डायरिया होता है, तीसरा प्रोटोजोआ से होता है। तो बैक्टीरियल डायरिया में आप देखें कि एंटीबायोटिक का अगर आपने इंजेक्शन या दवा दिया है तो तुरंत वो बैक्टीरियल डायरिया रुक जाता है, लेकिन प्रोटोजोआ में एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं वो भी काम नहीं करेगा। दूसरा जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोटोजोआ जो रोग होता है उसमें आप जो है कि देखेंगे जो दस्त होता है, दस्त में खून निकलता है, खूनी दस्त होता है। तो छोटे बच्चे में भी आप देखते हो कि जिसमें प्रोटोजोआ रोग से ग्रसित है तो उसमें जो दस्त हो रहा है उसमें लाल लाल आ रहा है, जिसको खून पेचिस भी कह सकते हैं, खून भी है, तो वो दस्त के साथ आ रहा है। धीरे धीरे जो बच्चे जो अगर हम लोग सही समय पर उसका इलाज नहीं किए, सही समय ध्यान नहीं दी तो बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और बच्चा कमज़ोर होते होते बच्चा मर जाता है। और जो बड़े जो पशु हैं, बड़े सूकर हैं, उसमें भी प्रोटोजोआ रोग से वो भी ग्रसित होते हैं, लेकिन उनमें इन्फेक्शन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो जो बड़े सूकर हैं उसमें अगर प्रोटोजोआ की रोकथाम आप नहीं करते हैं, कॉक्सीडिया की रोकथाम नहीं करते हैं, तो वो एक वाहक बन जाते हैं और जो छोटे बच्चे हैं, पिगलेट्स हैं, उसमें प्रोटोजोआ रोग से जो है उसमें स्प्रेड करते हैं और उसके कारण जो है छोटे जो बच्चे हैं वो ग्रसित होते हैं, दस्त होता है, उसकी मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण के द्वारा
सफलतापूर्वक किया जा सकता है। एक उपचार के रूप में इस रोग का बचाव इनके संवाहकों चिचड़ी की संख्या को नियंत्रित करके भी किया जा सकता है। साथ ही रोग से बचाव के लिए टीकाकरण भी एक विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोटोजोआ रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग कह सकते हैं, जिसमें छोटे सूकरों के छोटे बच्चे की मृत्यु अधिक होती है। तो मैं अपने सूकर पालकों से ये कहना चाहूँगा कि इससे बचाव के लिए आप घर की साफ सफाई अच्छी तरह से रखें। जो रोग ग्रसित जो सूकर हैं, जिसमें उसका पता चलता है कि जैसे दस्त आ रहा है, उसमें खून आ रहा है या और भी कोई लक्षण, उस वैसे जो रोग ग्रसित सूकर हैं तुरंत उसको अलग कर दें। उस रूम की अच्छी तरह से साफ सफाई करें, स्वस्थ पशु को उससे दूर रखें और मल मूत्र का जो जमाव बाड़े के आसपास नहीं होने दें, दूर रखें। और उसमें नियमित रूप से चूना, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल से आप धोते रहें। साथ ही साथ जो दीवार है उसको भी हर नियमित रूप से 3-4 महीने में एक बार आप चूना कराते रहें, तो इस रोग से उसका बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा सुकरों में होने वाले प्रोटोजोआ रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन पाने के लिए खेती में मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी होता है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। तो जो सब्जियों की खेती करते हैं, मिट्टी और सब्जियों में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम पहुंचे हैं ICAR प्लांडू और आज हम जानेंगे सब्जियों में पोषक तत्व की कमी एवं निदान के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशांत कुमार नायक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व की कमी क्या है और सब्जियों में कितनी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। हाँ, जैसे पौधे को हमें चाहिए 17 पोषक तत्व चाहिए उसका बढ़वार के लिए। कोई ज़्यादा चाहिए, कोई कम मात्रा में चाहिए। जैसे किसान भाई आप लोग जो यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। उसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब होता है। और जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बात करते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सभी कम मात्रा में चाहिए। तो अगर हम झारखंड की स्थिति अगर हम देखा जाए, यहाँ का जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है और इस अम्लीय मिट्टी में ये ज़्यादातर पोषक तत्व तो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसको उपलब्धता करने के लिए तो हमें चूना का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है और चूना डाल के ही हम कोई खेती कर सकते हैं। चूना का जो मात्रा है यहाँ झारखंड की जो मिट्टी में ये 1.5 से 2 kg प्रति डिसमिल के हिसाब से डाला जाता है। अगर चूना किसान भाई आपके पास अगर नहीं है तो हमारे पास और एक हमारा पौधा होता है, वो टेफ्रोसिया पौधा उसको कहते हैं। टेफ्रोसिया पौधा का अगर डाली हम मिट्टी में डालते हैं तो उसका pH जो है हमारा जो अम्लीय मिट्टी में सुधार होता है, तो ये काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। तो हाँ, तो ये जो हमारा पोषक तत्व है तो ये बहुत सारे खाद से हमको मिलता है। जैसे मैं बता रहा था कि बोरॉन, अगर बोरॉन की अगर बात करते हैं, बोरॉन में जो खाद बाज़ार में जो मिलता है बोरॉन 20 के नाम से मिलता है। और जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक जो है, जिंक सल्फेट जो खाद है उससे हमें मिलता है। सर, अभी मानसून का वक्त है और इस वक्त पे सब्जियों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो इसमें खासकर हमारे किसान भाई क्या कुछ ख्याल रख सकते हैं? हाँ, किसान भाई जैसे आप इसी समय अगर देखते हैं, जो पहले बात करते हैं बोरॉन की कमी में। जैसे बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे ये कोई फल होता है, कोई भी फल ले लीजिए, वो फल को ही उसका वहाँ उसका कमी वहीं दिखता है। अगर हम बात करते हैं जैसे फल फटता है, किसान भाई आपने बहुत देखा होगा कि जो फूल गिर जाता है, जैसे आपने पौधा लगाए हैं, जब फूल पकड़ने के समय फूल गिर जाता है, या जैसे फल फटता है, अगर फल अगर हो रहा है लेकिन फट जा रहा है, ये सभी बोरॉन के कमी से होता है। या अगर फल भी अगर पकने से पहले कोई अगर डिस्कलर हो जाता है, जैसे नॉर्मल कलर से होके पहले ही वो डिस्कलर हो जाता है, तो ये सब
सभी बोरन की कमी से होता है। साइज में अगर कहीं गड़बड़ होता है, जैसे नॉर्मल जैसे साइज होना चाहिए ऐसे अगर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अगर होता है फल में भी, ये सभी बोरन की कमी से है। तो किसान भाई बोरन एक बहुत ही ज़रूरत जो खाद है, और इसका प्रयोग के लिए ये आप ध्यान रखिए, प्रयोग जब करते हैं तो 20 लीटर पानी में, ध्यान रखिए 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरॉन 20, उसके साथ 50 ग्राम यूरिया मिलाना है और एक शैम्पू मिला के जो एक घोल बनेगा, इस घोल को आप 3 बार फूल धरने से पहले आपको इसको स्प्रे करना होगा। तो इस समय आप नोट कर सकते हैं, रोपाई के 10 दिन के बाद, रोपाई के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंतराल में आप 3 बार इसको स्प्रे कर सकते हैं ये घोल। और ये सभी फसल में ये ज़रूरत होता है। अगर हम फूल गोभी की बात करते हैं, जैसे फूल गोभी लगाते हैं किसान भाई, इसी बरसात में भी काफ़ी बोरॉन की कमी इसमें दिखता है। और इसका कमी होने का मेन कारण है बरसात। बरसात में क्या होता है, जो हमारे जो मिट्टी में बोरॉन है वो क्या होगा, बरसात के समय घोल के घुलनशील होकर नीचे स्तर में चला जाता है, इससे बोरॉन की काफ़ी कमी दिखता है। तो इसलिए हम अगर हम स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि हम अगर मिट्टी में डालेंगे, क्योंकि मिट्टी में आप डालते जाएंगे वो धोते हो, बरसात के समय धो के चला जाता होगा। इसलिए आप जितना स्प्रे करेंगे, जितना आप फोलियर स्प्रे करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मैं फूल गोभी की बात कर रहा था, फूल गोभी में आप देखेंगे किसान भाई, ये जैसे ब्राउन टाइप का फूल गोभी हो जाता है, सफ़ेद नहीं हो के ऊपर में थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है और बीच बीच में पत्ता आ जाता है, तो ये बोरॉन की कमी होता है। तो जैसे मैंने बताई कि रोपाई के 10 दिन के बाद, कोई भी अगर सब्जी लगाते हैं रोपाई के 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंतराल में ये जो घोल होगा आप स्प्रे करेंगे तो बोरॉन से काफ़ी निदान मिलेगा। हाँ, जैसे आप जिंक की अगर बात करते हैं, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ये ज़्यादा कमी हमारे सब्जी में दिखता है, लेकिन बाकी जो पोषक तत्व है उसका कमी नहीं दिखता है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो स्वाद जो बढ़ाता है, चमक आता है फल में, ये सभी उन्हीं का रोल होता है। अगर जिंक की बात करते हैं, जैसे जिंक में क्या होता है, जिंक की कमी में फूल छितर जाता है। अगर फूल गोभी की अगर बात करते हैं, पहले से फूल ठीक से नहीं बांधता है और ये छितर जाता है, तो ये जिंक की कमी होता है। तो जिंक के लिए हमें जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और शैम्पू मिला के हम ये फूल धरने से पहले अगर स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे पहले हमारे मिट्टी की जाँच बहुत ज़रूरी है किसान भाई, पहले आप मिट्टी जांच कर लीजिए। मिट्टी जांच से ये पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। अगर कम है तो हम उस पोषक तत्व को हम खाद से भरपाई करते हैं, अगर ज़्यादा है उस पोषक तत्व को हमें मिनिमम जो रिकमेंडेड डोज है वो हम देंगे। मान के चलिए अगर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम है तो हमारा जो रिकमेंडेड डोज है उससे हम 25% ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारा सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल जाता है। और पोटासियम और फास्फोरस की भी अगर ज़्यादा है तो हमें जो रिकमेंडेड डोज होगा हम वो डाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व है और पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसमें क्या होता है कि कमी उसका जो है ना पीला हो जाता है, पौधा जो है ना पूरा पीला हो जाता है, नीचे पत्ता से पहले चालू होकर पूरा पीलापन हो जाता है। तो इसमें हमारा यूरिया है या आपके पास जो NPK जो खाद है बाज़ार में जो उपलब्ध मिलता है 19-19-19, इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल में, तो नाइट्रोजन से निदान मिलेगा। फास्फोरस के लिए, फास्फोरस में उसका ज़्यादातर पत्ते में उसका कमी दिखता है और गुलाबी रंग अगर पत्ता अगर हो जाता है तो ये फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस के लिए भी आप जो घुलनशील खाद जो बाज़ार में उपलब्ध है वो NPK 19-19-19 या 20-20-20 जो भी आपको मिलता है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। चलते चलते हमारे किसान भाई को और क्या सलाह देना चाहिए? हाँ किसान भाई, हाँ ये जो पहले अपने अम्लीय मिट्टी को सुधारना है, जैसे कोई भी अगर खेती करना है तो हमें चूना डालना है या टेफ्रोसिया डाल के हमें पहले मिट्टी को सुधार लेंगे, तब उसके बाद हम खाद डालेंगे, तो खाद का सही उपयोग होगा और पौधा सही मात्रा में लेगा और पैदावार उसमें बढ़ेगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का
सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।